हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ग्लोबल ऑनलाइन। दिस इज अंकिता सूद। सो पेपर वन प्रिपरेशन में आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के 20 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। ये सवाल स्टूडेंट्स डेफिनेटली अपकमिंग एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं, इसीलिए हर एक क्वेश्चन के आंसर के साथ आपको मैं इजी एक्सप्लेनेशन और ट्रिक्स भी दूंगी, ताकि आसानी से आपके कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो जाएं एंड करेक्ट आंसर्स को कैसे आइडेंटिफाई करना है ये भी आपको सिखाऊंगी। तो चलिए फिर इसी के साथ आज के डिस्कशन को हम शुरू करते हैं। Which of the following are the strategies of cooperative learning? So देखिए, टीचिंग एप्टीट्यूड में कोऑपरेटिव लर्निंग हमें सिखाता है कि कैसे स्टूडेंट्स को मिलजुल कर काम करना सिखाया जाए, कैसे स्टूडेंट्स में ब्रेनस्टॉर्मिंग पावर को इम्प्रूव किया जाए। अब इसके अंदर हमारे पास 10 से 12 स्ट्रेटेजीज आती हैं, जहां से रिसेंटली बहुत सवाल बन रहे हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन है कॉर्नर्स। सो यस, कॉर्नर्स एक कोऑपरेटिव लर्निंग स्ट्रेटेजी है, जहां पर स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, पूरी क्लास को मल्टीपल ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया जाता है उनके ओपिनियन के अकॉर्डिंग। अब जैसे कि मान लीजिए कि कोई पॉलिटिकल पार्टी पर हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, तो सब स्टूडेंट्स के ओपिनियन अलग अलग होंगे। तो एक जैसे ओपिनियन वाले स्टूडेंट्स को अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर दिया जाएगा और फिर उनको बोला जाएगा कि अपना जो भी व्यू है उसको अपने ग्रुप में डिस्कस करो और फिर उसको पूरी क्लास के सामने आप लोग शेयर करो कि इस पॉलिटिकल पार्टी का या जो भी पर्टिकुलर टॉपिक है उसको लेकर आपके क्या व्यूज हैं। ठीक है। स्टूडेंट्स को अपने ओपिनियन जो है एक्सप्रेस करने की पावर बढ़ाने में ये कॉर्नर्स कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक हेल्प करता है। तो ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको एलिमिनेट कर देंगे। आगे है फिश बाउल मेथड। तो फिश बाउल मेथड में क्या होता है, स्टूडेंट्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एक होता है आउटर सर्कल, एक होता है इनर सर्कल। ठीक है। जो इनर ग्रुप वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर डिस्कशन करते हैं और जो आउटर सर्कल वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो उस टॉपिक को ध्यान से सुनते हैं और अपना नॉलेज बढ़ाते हैं। सो बी भी हमारा करेक्ट आंसर है। अब यहाँ पर देखिए, बी ऑप्शन दोनों जगह पर नहीं है, तो इजीली हम एलिमिनेट कर सकते हैं ऑप्शन नंबर 3 एंड 4 को। और देखिए स्टूडेंट्स, हम अपने सही उत्तर तक पहुंच गए, दैट इज ऑप्शन नंबर 1। सो कोऑपरेटिव लर्निंग टेक्निक्स कॉर्नर्स भी है, फिश बाउल भी है, टीम वर्ड वेबिंग भी है एंड राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग भी है। टीम वर्ड वेबिंग में क्या होता है, एक बड़ी शीट में या ब्लैक बोर्ड व्हाइट बोर्ड जो भी है, वहां पर सेंटर में टॉपिक का नाम लिख दिया जाता है, कॉन्सेप्ट लिख दिया जाता है और स्टूडेंट्स फिर उस टॉपिक पर क्या करते हैं, अपना जो भी प्रायर नॉलेज है, पिछला नॉलेज है, उस चीज को रिकॉल करते हैं और फिर क्लास में जाकर के उसको डिस्कस करते हैं। राउंड रॉबिन ब्रेनस्टॉर्मिंग में स्टूडेंट्स के रोल जो है ग्रुप वर्क के अंदर चेंज किए जाते हैं, ताकि हर एक कॉन्सेप्ट के बारे में उनको डिटेल में चीजें समझ आए। क्लियर एवरीवन? आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं कि पेपर वन प्रिपरेशन के लिए एक कंप्लीट कोर्स में लेकर आई हूं, जहां पर आपको डेली लाइव लेक्चर्स के साथ पेपर से पहले पूरा सिलेबस कवर करवाया जाएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस जो कि हिंदी और इंग्लिश में रहेंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, इनके साथ आपकी बेहतरीन रिवीजन भी करवाई जाएगी। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी स्टूडेंट्स हम आपको प्रोवाइड करवाते हैं। साथ में मॉक टेस्ट आपको दिए जाएंगे, जिसमें से गारंटेड सवाल एज इट इज एग्जाम में आते हैं। न्यू बैच हमारा शुरू हो रहा है, जिसके लिए आपको गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप पर कांटेक्ट करना होगा, या फिर डेमो क्लासेस जरूर देख लीजिए जो कि ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में अवेलेबल है। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में लिखना है यूजीसी नेट 2025 पेपर वन। कंटेंट पर जाकर आप लोग देखिए, यहाँ पर डेमो क्लासेस के साथ में रिकॉर्डेड कोर्सेज अवेलेबल है, जहां पर स्टूडेंट्स आप अपने टाइम के अकॉर्डिंग रिकॉर्डेड क्लासेस को कभी भी आसानी से देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, सॉफ्टवेयर टूल्स दिए हैं और कौन सा टूल किस लिए यूज होता है ये आप लोगों से पूछा गया है। सो पहला ऑप्शन है कहूट, पेडलेट, लैबस्टर एंड टर्निटिन। चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सो देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहली चीज तो ये आती है कि कहूत किस लिए यूज किया जाता है। ये प्लेटफॉर्म हम लोगों को, ये सॉफ्टवेयर हम लोगों को क्या फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। सो बेसिकली कहूत जो है वो क्विज और रियल टाइम असेसमेंट के लिए यूज होता है। सो ए का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। और यहाँ पर देखिए, सिर्फ एक ही ऑप्शन ऐसा है जो कि हमें करेक्ट आंसर दे रहा है। ठीक है। पेडल जो है ऑनलाइन कोलेबोरेटिव स्पेस है, वर्चुअल वॉल है। इस बेसिकली ये पेडल्ड नहीं है, ये पेडलेट है। क्लियर। लैबस्टर जो होता है एक
वर्चुअल साइंस लैब सिस्टम हम लोगों को ये प्रोवाइड करवाता है। ऑलरेडी हम ये क्वेश्चन पढ़ चुके हैं, जैसे कि अगर आप घर पर बैठकर केमिस्ट्री का कोई लैब प्रैक्टिकल करना चाहते हो, ठीक है, फिजिक्स का कोई लैब प्रैक्टिकल करना चाहते हो, तो लैबस्टर एक ऐसी वेबसाइट है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आप घर पर बैठकर ये सब चीजें कर सकते हो। टर्निटिन जो है ये एक बहुत फेमस सॉफ्टवेयर है जो कि बेसिकली प्लेजरिज्म यानी कि डुप्लीकेसी, जो साहित्यिक चोरी होती है, उसको पकड़ने में हमें हेल्प करता है। Which of the following sequence in the development of interest in a subject by a learner is appropriate? So आप लोगों से पूछा गया है, यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए हैं, आपको इनको एक सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा है, ठीक है। किस किसी शिक्षार्थी द्वारा किसी विषय में रुचि के विकास में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? सबसे पहले है वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट, कि एक व्यक्ति का इंडिविजुअली किसी चीज में कितना ज्यादा इंटरेस्ट है। दूसरा है सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड, कई बार होता है ना, परिस्थिति के हिसाब से या जिस जगह पर हम रह रहे हैं उस जगह के अकॉर्डिंग हमारे इंटरेस्ट चेंज होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही हमारे पास आता है कि सिचुएशनल इंटरेस्ट ट्रिगर्ड। तो ऑप्शन नंबर बी सबसे पहले आएगा, और देखो यहाँ पर सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसको हम सबसे पहले लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद बोल रहे हैं डी, दैट इज सिचुएशनल इंटरेस्ट मेंटेन। अब देखो ऑप्शन बी ने तो हमें बोला कि किसी सिचुएशन, किसी पर्टिकुलर जगह पर जाकर के हमारा कोई इंटरेस्ट, जैसे अगर हम मान लो किसी लॉयर के आसपास बैठे तो हमें लगेगा यार ये बहुत अच्छा प्रोफेशन है, लॉयर बनना चाहिए। किसी असिस्टेंट प्रोफेसर के पास बैठे तो हमें लगेगा असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहिए। तो ये एक सिचुएशनल इंटरेस्ट है जो कि ट्रिगर हुआ, हमारे दिमाग में आया। उसके बाद बोल रहे हैं कि जो सिचुएशनल इंटरेस्ट है वो मेंटेन्ड रहा, वो ऐसा नहीं था कि थोड़ी देर के लिए दिमाग में रहा, उसको हमने अपनी रुचि बना ली, वो परमानेंट हमारे दिमाग में स्टोर हो गया। इमर्जिंग इंडिविजुअल इंटरेस्ट, उसके बाद हमारा व्यक्तिगत रुचि भी जो है उसमें उभरने लगी है। लास्ट ऑप्शन आता है वेल डेवलप्ड इंडिविजुअल इंटरेस्ट। क्लियर? तो बहुत आसान क्वेश्चन था, थोड़ा सा लॉजिक लगाकर सोचते तो आंसर निकल सकता था। लेक्चर मेथड, अब देखिए लेक्चर मेथड जो है वो एक ट्रेडिशनल मेथड है, पारंपरिक विधि है। अब इसको बहुत ज्यादा पसंद नहीं किया जाता, लेकिन सवाल बोल रहा है कि लेक्चर मेथड शेल बी सिलेक्टेड फॉर अ क्लास, अभी भी इसको क्लास में सेलेक्ट किया जाना चाहिए अगर टीचर इज अ गुड ऑरेटर, टीचर अगर अच्छा वक्ता है। कई बार ऐसा होता है ना, टीचर की कम्युनिकेशन स्किल्स, स्पीकिंग स्किल्स बहुत अच्छी होती है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर ऐसा टीचर है तो लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, ठीक है। सो ये हमारा सही उत्तर नहीं है। ऑल स्टूडेंट्स आर अबव एवरेज, अगर एवरेज एवरेज स्टूडेंट्स आप समझते हो, उससे अबव अगर हर एक स्टूडेंट है तो बोल रहा है कि उस समय लेक्चर मेथड को यूज करना चाहिए, नो। करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांड, सो कई बार होता है ना, हमारा जो पाठ्यक्रम है उसकी डिमांड ही ऐसी होती है कि हमें लेक्चर मेथड ही देना पड़ता है। अब जैसे जो हिस्ट्री वाले स्टूडेंट्स आप हैं, हिस्ट्री के टीचर्स हैं, तो उसमें प्रैक्टिकल या और चीजें पॉसिबल नहीं है। लेक्चर मेथड जिसके अंदर हम स्टोरीज के थ्रू सिर्फ सामने वाले को बता सकते हैं, लेक्चर दे सकते हैं, तो हमारा करिकुलर ऑब्जेक्टिव ही ये है, तब हमें लेक्चर ही देना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। बी तो देखो वैसे भी किसी ऑप्शन में आपको दिख नहीं रहा, है ना, ए को हम आसानी से एलिमिनेट कर सकते थे। आगे डी क्या बोल रहा है, स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट द टीचर टू डू सो, अगर स्टूडेंट्स बोलते हैं टीचर को कि आप लेक्चर मेथड ही दो, तो बोल रहे हैं कि लेक्चर देना चाहिए। तो अकॉर्डिंगली अगर देखें तो सी और डी भी हमारा सही आंसर हो सकता है, लेकिन मोर पावरफुल सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 है, दैट इज करिकुलर ऑब्जेक्टिव्स डिमांड सो, क्योंकि स्टूडेंट्स तो कुछ भी बोलेंगे। ऑप्शन डी में बोल रहे हैं ना, स्टूडेंट्स अगर रिक्वेस्ट करें, तो स्टूडेंट्स अगर कुछ भी बोलेंगे एज अ टीचर, ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उनको इस अकॉर्डिंग पढ़ाएं जो उनके लिए इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल है। क्लियर? स्टूडेंट्स, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है और आप चाहते हो कि ऐसे ही यूनिट वाइज अपडेटेड क्वेश्चंस को मैं आपके साथ शेयर करती रहूं डेली, तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइए, ठीक है। ये देखो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इसमें आप लोगों को अगर नहीं भी लॉज आते हैं, यहाँ पर कुछ लॉ दिए हैं, कुछ मेथड्स दिए हैं इस वाली लिस्ट में, अगर नहीं भी आते ना, लॉजिक लगाकर इसका आंसर आप निकाल सकते थे। कैसे? पहला ऑप्शन बोल रहा है चिल्ड्रन टेंड टू बी सिमिलर टू देयर पेरेंट्स, बच्चे जो अपने माता पिता के समान होने की कोशिश करते हैं या होते हैं। तो देखो लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, लॉ ऑफ सिमिलैरिटी, ए को हमने फोर्थ से मैच किया, यहाँ पर भी नहीं है ए का फोर्थ, यहाँ पर भी नहीं है ए का फोर्थ। आगे देखते हैं, चिल्ड्रन टेंड टू डिफर फ्रॉम देयर पेरेंट्स, डिफर मतलब वेरिएशन,
वेरिएशन यही होता है ना, वैरायटी, वेरिएशन, अलग। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखेंगे बी को थर्ड से मैच करके, तो ये देखिए ए का फोर्थ, बी का थर्ड, हमें यहाँ पर मिल गया अपना सही आंसर। तो कई बार क्या होता है ना, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हम लोगों को मतलब नहीं पता होता कॉन्सेप्ट, नया कोई कॉन्सेप्ट आया है तो उसको छोड़ना नहीं है, थोड़ा सा ऐसे बेसिक सा लॉजिक लगाने की कोशिश करनी है। डेफिनेटली हमें आंसर पेपर वन में मिल जाते हैं। ठीक है, आगे भी देख लेते हैं। चिल्ड्रन टेंड टू मूव टूवर्ड्स एवरेज रादर देन फर्दर। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ रिग्रेशन। चिल्ड्रन गेट हेरिडिटी फंड इन डिमिनिशिंग हेरारिकल ऑर्डर, ये है गैल्टन्स बायोमेट्री मेथड। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि 2024 में ही नेट एग्जाम में आया है। तो आगे आने वाले पेपर में भी इसी से रिलेटेड सवाल गारंटेड बनेंगे। ठीक है, तो इसको अच्छे से समझ लेना है। ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो इस टॉपिक पर है ऐप में, आप लोग ऐप को डाउनलोड करिए या फिर कमेंट करके बता दीजिए, मैं आपके साथ लिंक जो है वो शेयर कर दूंगी। कुछ प्लेटफॉर्म्स दिए हैं, ऑनलाइन लर्निंग के प्लेटफॉर्म्स है, स्वयं, मूडल, ओपन एक्सेस और एच इंडेक्स। साथ में इनके डिस्क्रिप्शन दिया है कि ये किसके अंडर आते हैं। तो स्वयं से ही शुरू करते हैं। देखिए स्वयं जो है और मूक जो है, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है ना, इंटीग्रली रिलेटेड है ये दोनों। तो ए का फोर्थ होगा, ए का फोर्थ यहाँ भी नहीं है, ए का फोर्थ यहाँ भी नहीं है। अब मैं आप लोगों को अगला ऑप्शन बताती हूँ, लेकिन उससे पहले एक होमवर्क के लिए क्वेश्चन दे रही हूँ जिसका आंसर कमेंट करके दीजिएगा कि स्वयं की फुल फॉर्म क्या है और स्वयं कौन से ईयर में स्टैब्लिश हुआ है। सवाल पेपर में आ सकता है। ठीक है, बताओ जरा क्या फुल फॉर्म है स्वयं की, कौन से ईयर में इसको स्टैब्लिश किया गया है। सो ए का फोर्थ है, बट ये मैंने ये वाला ऑप्शन एलिमिनेट होगा। ठीक है, इसके बाद आता है मूडल। मूडल क्या है हमारे पास, मूडल बेसिकली एलएमएस है। एलएमएस का मतलब क्या होता है, लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम। लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम और मूक के अंदर बहुत सारे ऑनलाइन टूल्स आते हैं जो हमने अभी पढ़े ना, कहूत, पेडलेट, ये सब एलएमएस के अंडर आते हैं। सो मूडल भी उसी का एक पार्ट है। तो बी को हम फर्स्ट से मैच करेंगे और बी का फर्स्ट यहाँ पर है, ए का फोर्थ यहाँ पर है। तो हमें देखिए दो ऑप्शन से ही हमेशा सही आंसर मिल जाता है। ठीक है, ओपन एक्सेस, ओपन एक्सेस जो है OER होता है। OER की फुल फॉर्म है ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज। इसको याद रख लेना क्योंकि सवाल में ओपन एजुकेशनल रिसोर्सेज ये फुल फॉर्म नहीं लिखी थी। ठीक है, एच इंडेक्स जो है ये स्कोपस इसका एक एग्जाम्पल है। When students encounter difficulties in class, the teacher should not। कई बार स्टूडेंट्स को कोई टॉपिक समझने में या किसी चीज को समझने में दिक्कत आती है क्लास में, तो टीचर को क्या नहीं करना चाहिए। Give frequent opportunities to them to respond in classroom। कि स्टूडेंट्स को अपॉर्चुनिटीज देनी है, मौका देना है, बार बार अवसर देते रहना है लगातार कि आप क्लास में रिस्पॉन्ड करें। ठीक है, तो ये तो टीचर को करना चाहिए और हमें पूछा है क्या नहीं करना चाहिए, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। रिड्यूस द टास्क विदाउट ओवर सिंप्लीफाइंग इट। हमें चीजों को जो है कम कर देना है, काम जो है बच्चों का कम कर देना है, जो उनको टास्क दिया उसको कम कर दो। ठीक है, ये भी एक टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बट वी हैव टू सेलेक्ट नॉट वाला कॉन्सेप्ट। एम्फेसाइज ऑन द फ्यूचर एंड प्रॉब्लम्स ऑफ फेलियर। भविष्य और विफलता की समस्याओं पर जोर देना। तो एज अ टीचर कभी भी अगर स्टूडेंट क्लास में अटकते हैं तो हमें ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए कि उनकी विफलताओं पर हम जोर दे रहे कि तुम फेल हो गए, पहले भी तुमने कुछ नहीं किया था, इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा ऑप्शन नंबर 3। Which of the following statements are correct pertaining to teaching? So teaching से related कौन सी statements correct है हमें वो बताना है। टीचिंग एंड लर्निंग, अब देखो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ये टीचिंग है, आप लोग सीख रहे हो, ये लर्निंग है। दीज टू आर इंटीग्रली रिलेटेड, ये दोनों इंटरनली एक दूसरे से रिलेटेड है, बिल्कुल है। ए हमारा सही आंसर है, यहाँ पर ए नहीं है, इसको हटा दो। ये जो मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चन होते हैं ना, इसमें ऑप्शंस, ये वाले ऑप्शंस से ना फटाफट आप एलिमिनेट करते रहो तो आप बहुत आसानी से आंसर तक पहुंच जाते हो, पूरा सवाल पढ़ने की भी जरूरत नहीं रहती है। ठीक है, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन टीचिंग एंड ट्रेनिंग। सो ये गलत है। टीचिंग और ट्रेनिंग दोनों अलग अलग चीजें हैं। टीचिंग है सिर्फ पढ़ाना, ट्रेनिंग में आपके स्किल्स को डेवलप किया जाता है। जैसे आप, अब आपको सिर्फ मैं अभी पढ़ा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है, बता रही हूँ, ठीक है, ये सिर्फ टीचिंग हो रही है कि एक बुक लेकर बैठ गई हूँ और आपको सिखा रही हूँ कि गाड़ी कैसे चलानी है। ट्रेनिंग होता है जब मैं रियल में आपको गाड़ी चलाना सिखाऊंगी, उसमें आपके स्किल्स डेवलप हो रहे हैं। तो ये दोनों चीजें एक दूसरे से डिफरेंट होती हैं।
तो बी आंसर नहीं होगा, यहाँ पर बी है तो ये हमारा सही उत्तर नहीं हो सकता। और ये देखो सिर्फ 2 ही ऑप्शन पढ़ने के बाद हम लोगों को अपना सही आंसर मिल गया। तो ये मल्टीपल ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस दिखते ज़रूर बड़े हैं, बट इसमें आंसर बहुत जल्दी हम निकाल सकते हैं अगर आप इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। आई बात समझ में? अरेंज द फॉलोइंग इन लर्निंग प्रोग्रेशन। लर्निंग प्रोग्रेशन, ठीक है, सीखने की प्रगति के साथ अकॉर्डिंग इसको व्यवस्थित हमें करना है। यूज इंफॉर्मेशन इन न्यू सिचुएशन, explain ideas and concepts, draw connections, recall the fact and produce new work। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो भी हमारे फैक्ट हैं, जो भी तथ्य या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास है, उस चीज को पहले रिकॉल करते हैं। अब जैसे मान लो आप लोगों ने पिछले एग्जाम के लिए लेवल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था या फिर कोई टॉपिक पढ़ा था, ब्लूम्स टेक्सोनॉमी, मॉडल्स ऑफ टीचिंग पढ़ा था। इस बार अगर फिर आप बैठे हो पढ़ने, तो सबसे पहले आप पुराने तथ्यों को रिकॉल करोगे, है ना? तो सबसे पहले ऑप्शन डी आएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी बोल रहा है, यहाँ पर ई बोल रहा है, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इसके बाद जो भी इंफॉर्मेशन को हमने रिकॉल किया, उस इंफॉर्मेशन को अब हम नई सिचुएशन में यूज करेंगे, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। और आगे बोल रहा है एक्सप्लेन आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स। सो यहाँ पर सही आंसर आ जाएगा हमारे पास कि रिकॉल करो पहले तथ्यों को, उसके बाद आइडियाज और कॉन्सेप्ट जो हैं उनको एक्सप्लेन करो, फिर जो भी इंफॉर्मेशन हमने कलेक्ट की थी उसको नई सिचुएशन में अपने आइडियाज के साथ नई सिचुएशन में यूज करो, फिर पुराने नॉलेज और नए नॉलेज के बीच में कनेक्शन ड्रॉ करो, और फिर उसके बाद नए वर्क को प्रोड्यूस करो। तो करेक्ट आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1। अब ये क्वेश्चन भी ऐसा है जिसके लिए आपको कोई कॉन्सेप्ट पढ़ने की या कोई बुक पढ़ने की जरूरत नहीं थी। इसमें आप लोग जर्नल अपना नॉलेज लगा करके सॉल्व कर सकते थे। अरेंज द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान क्रोनोलॉजिकली। ठीक है, सो लेसन प्लान होता है, उसको क्रोनोलॉजिकली हमें अरेंज करना है। तो सबसे पहले लर्निंग आउटकम्स को हम डिजाइन करते हैं कि हम क्या चाहते हैं। कि सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लिया, आपने समझ लिया कि हम नेट की तैयारी कर रहे हैं, 230 से ज्यादा नंबर हमें लेकर के आने हैं। ठीक है, उसके बाद आप कंटेंट सेलेक्ट करोगे। अब आपने टारगेट सेलेक्ट कर लिया, लर्निंग आउटकम देख लिया, अब देखोगे कि कंटेंट क्या है, पढ़ें कहाँ से। देन पेडागोजी, पेडागोजी क्या है, एक लर्निंग टेक्निक है। ठीक है, छोटे बच्चों को पढ़ाने की जो लर्निंग टेक्निक्स होती है बेसिकली उसको पेडागोजी बोलते हैं, बट यहाँ पर जनरली इसको यूज किया है। उसके बाद इवैल्यूएशन को डिजाइन करेंगे, मूल्यांकन भी अपना करते रहेंगे, एंड सबसे लास्ट में है डायग्नोस्टिक मेथड्स को हम डिजाइन करेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ डेमोन्स्ट्रेशन मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब डेमोन्स्ट्रेशन, अब देखो जैसे केमिस्ट्री वगैरह में क्या होता है, लैब में प्रैक्टिकल पहले टीचर करके बताते हैं, बच्चे ध्यान से देखते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन है ना? इससे क्या होता है, प्रोवाइड एडवांटेज ऑफ इम्प्रूव्ड प्रैक्टिस। यस, ये भी सही है। आगे देखते हैं, शोज द टेक्निक, आपको टेक्निक बताता है कि कैसे काम करना है, बिल्कुल सही है। इट अराउज इंटरेस्ट, आपका इंटरेस्ट उस चीज की तरफ को बढ़ाता है, ये भी सही है। सो ऑल ऑफ द अबव आर द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पर एक्सप्लेन किया है हर एक चीज को, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। हाउ मेनी चैनल्स आर देयर इन स्वयं प्रभा। सो स्वयं प्रभा में ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, कितने चैनल्स हैं, तो इसमें है टोटल 40 चैनल्स। देखिए कोई पुरानी वीडियो अगर आप मेरी या किसी और की देख रहे हो, पुराना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख रहे हो, तो पहले स्वयं प्रभा में सबसे शुरुआत में 32 चैनल होते थे, उसके बाद उसको अपडेट किया गया, फिर 34 चैनल्स बनाए। आज के अकॉर्डिंग 40 चैनल्स है स्वयं प्रभा में, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स। ई लर्निंग प्लेटफॉर्म्स का मतलब है ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं। स्वयं, ऑब्वियसली स्वयं के बारे में हम लोग डे 1 से पढ़ रहे हैं, जो भी नेट सेट की तैयारी कर रहे हैं स्वयं उनको पता ही है। स्वयं है, स्वयं प्रभा भी है जिसके अंदर हमें 40 डीटीए चैनल्स मिलते हैं। ए और सी तो देखो सबको पता ही है। स्वयं का ही एक वर्टिकल है मूक, जो अभी हम लोगों ने पढ़ा ई। तो ए सी एंड ई, सो ए सी एंड डी नहीं होगा यहाँ पर सही आंसर, ए सी एंड ई है। ठीक है, तो इस चीज में कंफ्यूजन बिल्कुल भी मत रखिएगा। अब देखो यहाँ पर क्या था, ऑप्शन गलत था, हालांकि मैंने अभी करेक्ट कर दिया है, बट अगर फाइनल एग्जाम में भी इस तरीके से ऑप्शंस कभी गलत हो ना, तो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है, चाहे गलत या अटेम्प्ट करके आओ, पर कर लेना है। क्यों? क्योंकि उसके फिर ग्रेस मार्क्स मिलते हैं। अगर टाइपिंग मिस्टेक है, ऑप्शन में गलती हुई है, ठीक है, तो उसके फिर ग्रेस मार्क्स सबको मिलते हैं, अगर आपने अटेम्प्ट किया होगा तो।
द प्रोसेस ऑफ कंपेयरिंग स्टूडेंट्स परफॉर्मेंस अगेंस्ट हिज और हर प्रीवियस परफॉर्मेंस। एक स्टूडेंट की अभी की परफॉर्मेंस से अगर उसकी प्रीवियस परफॉर्मेंस के साथ उसको कंपेयर करेंगे, तो ये क्या होता है? डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन, समेटिव, इप्सेटिव और इनफॉर्मल। तो ये होता है इप्सेटिव असेसमेंट। जैसे अगर आपके यूनिट टेस्ट के कंपैरिजन में अगर मैं बोलूँ कि अब आपके, जैसे आपके 1 महीना पहले के मॉक टेस्ट में कम नंबर आए, अभी नंबर बहुत अच्छे आए। तो मैंने आपका कंपैरिजन किया कि यस, आपने 1 महीने में मेहनत की, नंबर अच्छे आ रहे हैं। तो ये इप्सेटिव असेसमेंट है। In collaborative learning technique, from which of the following strategy listening skill is developed? So listening skill सबसे ज्यादा फिश बाउल मेथड में यूज होती है, जिसमें कि जो अंदर वाले सर्कल वाले स्टूडेंट्स हैं वो तो टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। आउटर सर्कल वाले सिर्फ उस चीज को सुन रहे होते हैं, तो वो एक अच्छे लिसनर बन जाते हैं, उनकी सुनने की क्षमता बढ़ती है। क्लियर? ऑनलाइन टूल्स हैं और उनके फंक्शंस दिए गए हैं। सो सबसे इंपॉर्टेंट है ये माइंड मिस्टर और मेंटीमीटर, इसमें कंफ्यूज मत होना, ठीक है। सो मेंटीमीटर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये लाइव पोल जो होते हैं, फीडबैक जो होता है उसके लिए यूज किया जाता है। एंड माइंड मिस्टर यूज किया जाता है माइंड मैपिंग के लिए, इसके नाम से आप आइडिया लगा सकते थे। गूगल डॉक्स इज यूज्ड फॉर कंटेंट क्रिएशन, डॉक्यूमेंट बेसिस पे चीजों को अगर शेयर करना है। एडुपजल जो है वो इंटरेक्टिव वीडियोस के लिए बनाया जाता है, ठीक है। क्लियर? तो इस तरीके से आप हिंदी वाले स्टूडेंट्स भी अभी क्लियर, आई होप आप लोगों को दिख रहा है ये क्वेश्चन। नेक्स्ट है स्वयं प्रभा के जो 40 चैनल्स हैं, उसमें से बोल रहे हैं कि चैनल नंबर 8 हमारा फिजिक्स, फिजिकल साइंस, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, इन सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड है। बिल्कुल रिलेटेड है। अब आपसे पूछा गया है कि चैनल नंबर 8 का नाम क्या है। तो इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको नहीं बता रही हूँ, ये रहा आप लोगों के लिए होमवर्क क्वेश्चन। डेफिनेटली सभी स्टूडेंट्स जो मेरे साथ एटलीस्ट जुड़े हुए हैं उनको इसका ट्रिक याद होगा कि कैसे चैनल्स के नाम याद रखने हैं। वो ट्रिक्स वाली क्लास में मैंने आपको बताया था। तो इसका आंसर मुझे कमेंट करके आप बता दो। आगे है हमारे पास जो क्वेश्चन दैट इज रिलेटेड टू योर कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप मॉडल, जिसकी ये 3 स्टेप्स हैं। ऑलरेडी भी हम इससे रिलेटेड काफी सारे क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं। सबसे पहला स्टेप आता है मॉडलिंग, दूसरा है कोचिंग, तीसरा है स्कैफोल्डिंग। मॉडलिंग में हम क्या करते हैं, जो भी हमारे सामने एक एक्सपर्ट है वो क्या काम कर रहे हैं, हम सिर्फ और सिर्फ उस चीज को देखते हैं, है ना। वो क्या काम कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसको देखते हैं। द टीचर और एक्सपर्ट डेमोन्स्ट्रेट्स अ पर्टिकुलर स्किल और कॉन्सेप्ट फॉर द लर्नर्स। सो मॉडलिंग का यही डेफिनेशन है। तो ए को हम थर्ड से मैच करेंगे, एक ही ऑप्शन है, हमें आंसर मिल गया, राइट। कोचिंग में क्या होता है, देखो मॉडलिंग में क्या है, मैं ड्राइविंग आपको सिखाने आई हूँ, तो पहले दिन मैं आपको बोल रही हूँ कि आप सिर्फ मुझे देखो, ऑब्जर्व करो कि मैं क्या कर रही हूँ, कैसे कर रही हूँ, क्या क्या स्टेप्स मैंने फॉलो किए। ये है मॉडलिंग, कि आप मुझे सिर्फ देख रहे हो, मैं डेमोन्स्ट्रेशन कर रही हूँ, ठीक है। एज अ मॉडल आपके सामने काम कर रही हूँ। कोचिंग में क्या है, अब आप ड्राइविंग करोगे, मैं आप लोगों को कोचिंग दूंगी कि ये स्टेप्स को फॉलो करो, ऐसे ऐसे काम होना चाहिए, ये चीजों का ध्यान रखना है, सब कुछ इंस्ट्रक्शंस दे रही हूँ, काम आप कर रहे हैं, बोल मैं रही हूँ। दैट इज इन कोचिंग। ये है ऑप्शन नंबर 1। स्कैफोल्डिंग में क्या होता है, एक स्ट्रक्चर्ड सपोर्ट आपको दिया जाता है। अब जैसे जैसे मुझे लगेगा कि दूसरे दिन से तीसरे दिन से आपकी ड्राइविंग स्किल्स अच्छी हो रही हैं, वैसे वैसे मैं बोलना कम कर दूंगी, मैं अपना सपोर्ट धीरे धीरे जो है आपकी तरफ को कम कर दूंगी। करेक्ट। सो स्टूडेंट्स, पेपर 1 के साथ साथ पेपर 2 प्रिपरेशन के लिए भी पीडीएफ के फॉर्मेट में स्टडी मटेरियल हम आपको देते हैं, जो कि नोट्स एंड एमसीक्यूज आपको इसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे। सो जो भी सब्जेक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है उसको आप देख लीजिए, और गिवन नंबर्स पर व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करके इसकी पूरी जानकारी आप ले सकते हो। विच ऑफ द फॉलोइंग आर दी स्ट्रेटेजीज ऑफ कॉग्निटिव अप्रेंटिसशिप डेवलप टू डेवलप हायर ऑर्डर स्किल्स? वही सवाल है जो अभी हम लोगों ने प्रीवियस पढ़ा, राइट। तो इसमें देखो कौन कौन से स्टेप्स आते हैं। एक तो हमने ये पढ़ा मॉडलिंग, कोचिंग और स्कैफोल्डिंग। बी हमारा आंसर होगा, यहाँ बी नहीं है, यहाँ भी बी नहीं है, ठीक है। दूसरा होता है आर्टिकुलेशन, रिफ्लेक्शन एंड एक्सप्लोरेशन। तो ये 3 स्टेप्स हैं शुरू के, उसके आगे के 3 स्टेप्स ये हैं। तो करेक्ट आंसर है बी एंड डी। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। Which of the following advocates the application of the methods of natural sciences to the study of social reality and beyond? So जब भी natural sciences की जो भी हमारा methods हैं उसको हम social reality और उसकी fields में use करते हैं, that is called your positivism. Clear everyone?
इसी के साथ हम आज के इस मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन को एंड करते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट्स, जो भी क्वेश्चन, जो भी कॉन्सेप्ट्स आपको मैंने अभी पढ़ाए हैं, वो आपके सब क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद अगर इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करोगे तो डेफिनेटली आप लोग इजीली उसके आंसर्स आइडेंटिफाई कर पाओगे। इन्हीं टॉपिक्स पर डिटेल्ड लाइव क्लासेस हमारी डेली सुबह 9 बजे और रात को 9 बजे ग्लोबल ऑनलाइन ऐप में होती है, जिसकी जानकारी के लिए आप ये वाला जो व्हाट्सएप नंबर है, इस पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। तो चलिए फिर एंड करते हैं सेशन को। थैंक यू सो मच एवरीवन एंड ऑल द वेरी बेस्ट।